वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है आरआरबी एनटीपीसी का है और इसके अंतर्गत हम पीवाईक्यू देख रहे हैं जो आज तक आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये जो लेक्चर है लेसन नंबर 9 है और इसमें हम पीवाईक्यू करेंगे किसके? गुप्त साम्राज्य के। हुआ क्लियर? तो प्लीज वो लेक्चर वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, जो भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है उसका नाम है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है पर किसने कहा है, ठीक है, तो एक इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ की एक पुस्तक है, उसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। हुआ क्लियर? अगर कभी वो क्वेश्चन आए किसने कहा है तो वो क्या नाम है? उसका नाम है विसेंट स्मिथ। उसकी बुक कौन सी है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। हुआ क्लियर? यहां से 3 क्वेश्चन आपके बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो ध्यान रखना, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं और इनके दरबार में 9 रत्न निवास करते थे, जिनमें से एक है कालिदास, एक है वरामिर, एक है धन्वंतरी, एक है घटक पर्ण, एक है शंकु, एक है अमर सिंह। वह क्लियर? एक है बेताल भट्ट और एक है क्षणपक और एक है वर्रुचि। ठीक है। तो जो अमर सिंह है इनकी एक बुक है अमरकोश। क्या नाम है? अमरकोश। अमरकोश जो है यूपीएससी में पूछ चुका है प्री में। ये क्वेश्चन क्यों पूछा था? क्योंकि जो अमर सिंह की बुक है अमरकोश में रहड़ पद्धति यानी कृषि की पद्धति में सिंचाई कैसे की जाती है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसलिए आपको याद रखना है कि अमर सिंह की बुक एक कौन सी है, उसका नाम अमरकोश है। ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है। ठीक है। तो यहाँ से कौन सा आंसर मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है वरामिर। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। हुआ क्लियर? और आपको याद रखना है कि अमरकोश जो बुक है वो अमर सिंह की बुक। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो ध्यान रखना, एक इतिहासकार हुए हैं, वो हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था हर्षचरित्र। और बाणभट्ट की जो बुक है हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी हमें प्राप्त होती है और यही बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बाणभट्ट। और ये चीज याद रखना कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम है हुएन सांग। और जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन स्वयं एक इतिहासकार था और इसकी जो रचनाएं हैं वो है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है। इतने फैक्ट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, हमें खालिस्तान की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति में हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन द्वारा रचित है। किसके द्वारा? हरिसेन। हरिसेन द्वारा रचित है, ये ध्यान रखना। ठीक है। इनमें उन राज्यों का वर्णन है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी और इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन महान व्यक्तियों का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ध्यान रखना, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद थे और ये एक गणितज्ञ भी थे। हुआ क्लियर? जिन्होंने बीज गणित
जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इनका जन्म जो है पटना के कुसुमपुर में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। हुआ क्लियर? और जो चरक है, चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है। जो वराहमिहिर है, वराहमिहिर एक भारतीय गणितज्ञ थे। और जो ब्रह्मगुप्त है, ये भी एक भारतीय गणितज्ञ थे। लेकिन जो बीज गणित में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है आर्यभट्ट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो ध्यान रखना, सम्राट हर्षवर्धन उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राज्य थानेश्वर के पुष्य भूति वंश शासक के प्रभाकर वर्धन, इसके प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। किसे? कन्नौज की। इसलिए कन्नौज के लिए त्रिपक्ष संघर्ष होता है इस पे अधिकार के लिए। और जो हर्षवर्धन है, ये स्वयं एक इतिहासकार था जिसने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना की है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पुष्यभूति वंश के राजा हुए हैं कौन? प्रभाकर वर्धन के पुत्र कौन थे? हर्षवर्धन। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पुष्यभूति वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? मैं बता चुका हूं आपको कि जो चीनी यात्री है ह्वेनसांग, जुआंग जंग भी कहते हैं इसे, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ह्वेनसांग। ठीक है। जो फाहियान है, फाहियान कब आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। जो इब्न बतूता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और जो मार्क पोलो है, ये जो है कुलशेखर के शासनकाल में भारत आया था। तो जितने भी विदेशी यात्री हैं जो किसी ना किसी राजवंश के शासनकाल में आए हैं, वो आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय की खालिस्तान पर विजय के बारे में विस्तृत वर्णन करता है। तो ध्यान रखना, जो ऐहोल शिलालेख है ये रवि कीर्ति द्वारा रचित है। पहला तो आपका आंसर यही हो गया। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऐहोल प्रशस्ति या शिलालेख किसके द्वारा रचित है, तो ये रवि कीर्ति द्वारा रचित है। हुआ क्लियर? जो पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन कवि था। हुआ क्लियर? रवि कीर्ति का जो ऐहोल शिलालेख है, ये पुलकेश द्वितीय की हर्ष हर्ष पर विजय के बारे में विस्तृत वर्णन करता है। और ये जो ऐहोल शिलालेख है, ये कर्नाटक में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हर्ष के बाद। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने खालिस्तान में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। तो ध्यान रखना, चौथी शताब्दी में उत्तर भारत में मगध में एक नए वंश का उदय हुआ था। और इस वंश का नाम था गुप्त वंश। क्या नाम था? गुप्त वंश। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्रीगुप्त थे। और मौर्य वंश के पतन के पश्चात या उसके नष्ट होने के बाद मगध की जो राजनीति एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय जो है गुप्तों को जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मगध। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट वंशों के राजाओं ने खालिस्तान पर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। यानी एक दूसरे का युद्ध किया। इसे ही त्रिपक्ष संघर्ष ही कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो हर्ष के पश्चात कन्नौज में एक साइलेंट जोन पैदा हो गया था। इस साइलेंट जोन में अधिकार करने के लिए प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूटों के बीच में युद्ध हुआ है, वो भी 200 वर्ष तक। 200 वर्षों तक यहाँ चला है युद्ध। ठीक है। और अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। ठीक है। तो किसके लिए युद्ध हुआ था? वो हुआ था कन्नौज के अधिकार के लिए। ठीक है। और ये त्रिपक्ष संघर्ष जो है, इस संघर्ष ने ही मालवा में परमार वंश का उदय किया था। कैसे? क्योंकि जो प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, इनके सामंती कौन थे? ये थे परमार। अब 200 वर्षों तक यहाँ पर युद्ध चला है
कन्नौज के अधिकार के लिए तो प्रतिहार और राष्ट्रकूट हो गए कमजोर। ठीक है, और इसी का फायदा उठाते हुए परमारों ने मालवा में अपना एक स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। हुआ क्लियर? यानी कि जो त्रिपुरा संघर्ष है उसका संबंध मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से भी है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की जो बागडोर है ये संभाली थी किसने? समुद्रगुप्त ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? वो हुआ है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक और एक अच्छा वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। इसने जो है आर्यव्रत में यानी उत्तर में 9 शासकों को और दक्षिण में 12 शासकों को पराजित किया था। और जो विसेंट स्मिथ की बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया था। हुआ क्लियर? और ये एक अच्छा वीणा वादक था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ध्यान रखना, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्त काल में भरूच, अमरावती, सांची, मथुरा इस काल की प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माण का काल था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य, चौथी शताब्दी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतम इनमें से किसकी कृति है? तो ध्यान रखना, कालिदास जो है तीसरी से चौथी शताब्दी के मध्य गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा के एक महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का एक महान नाटक है। कालिदास की प्रमुख कृतियों में से है तीन, इसमें 3 नाटक है, 2 महाकाव्य है, एक खंडकाव्य है। 3 नाटक कौन से हैं? एक है अभिज्ञान शकुंतलम, एक है विक्रमो उर्वशीयम, एक है मालविका अग्निमित्रम। और जो महाकाव्य 2 हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। और खंडकाव्य 2 हैं, एक है मेघदूतम और एक है ऋतु सहारम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कालिदास। और ये खंड काव्य है किसका? कालिदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासकों ने की थी? तो ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और यहीं पर ही हर्षवर्धन काल में ह्वेनसांग आया था। और जब ह्वेनसांग आया था तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके कुलपति कौन थे? वो थे सील भद्र। लेकिन क्या हुआ, 1193 1193 में तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति में किस राजवंश को शासकों ने अपनी उपलब्धि लिखी? गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धि लिखवाई। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। हुआ क्लियर? प्रशस्ति का सबसे पहला प्रसिद्ध उदाहरण है खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख। और यहां पर हमें भारत का नाम भारत मिलता है। इसका खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लगभग पहली शताब्दी में ईसा पूर्व में लिखा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुप्त वंश। ठीक है,
क्योंकि गुप्त वंश के शासकों ने ही अपनी उपलब्धि लिखवाई थी शिलालेख में। आपको याद होगा प्रयाग प्रशस्ति या इसे इलाहाबाद स्तंभ कहते हैं, ये हरिशरण ने लिखा है समुद्रगुप्त की उपलब्धि में, क्योंकि जो हरिशरण हुए हैं ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो ध्यान रखना, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए विवाह नीति का प्रयोग किया था और इसके अंतर्गत दो राज्य थे, एक है नागांव और एक है वाकटक। नागांव की कन्या से चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वयं विवाह किया था और ये ऐसा इसलिए किया था ताकि जो शक है उस पे नियंत्रण पा सके। लेकिन जो वाकटक है, वाकटक का एक शासक हुआ है रुद्रसेन द्वितीय। क्या नाम हुआ है? रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कराया। वह क्लियर? और इस प्रकार से महाराष्ट्र और मध्य भारत में उसकी शक्ति मजबूत हो गई। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यानी यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह नीति का प्रयोग कर कर अपनी शक्ति का विस्तार किया और उसके लिए अपनी पुत्री का विवाह प्रभावती का रुद्र सेन द्वितीय वाकट शासक किया। वह क्लियर? शक्ति का विस्तार किया, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? प्रभावती गुप्त, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग खालिस्तान में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखी थी। तो ध्यान रखना, इत्सिंग चीनी यात्री बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। यह दक्षिण में समुद्र मार्ग से होकर भारत आया। सुमात्रा तथा लंका होते हुए यह ताम्र लिपि पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर इसने संस्कृत सीखी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ताम्र लिपि। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का खालिस्तान ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास खालिस्तान रूप में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। तो ध्यान रखना, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उनका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था, जिसमें अधिकांश राज्यों के शासक राजपूत जाति के थे और 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत गुर्जर प्रतिहार, पाल राष्ट्रकूट त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसमें गुर्जर प्रतिहार ने विजय प्राप्त की और कन्नौज पर अपना अधिकार किया। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राजपूत वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? ध्यान रखना, प्राचीन भारत में कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वो था श्रीगुप्त। इसके बाद घटोत्कच हुआ, शासक हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्तों की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो आधुनिक क्या है? पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन है? तो ध्यान रखना, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राज्यसभा के दरबारी कवि थे। संस्कृत के प्रखान ये विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की है। और जो चंद्रबरदाई है, ये जो हैं पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। और जो जयदेव हैं, जयदेव जो हैं लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, उसका नाम पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, जो गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया,
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य था बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना। इसलिए फाहियान वहां गया जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखना, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वो है श्रीगुप्त, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र हुआ घटोत्कच, गुप्त वंश का शासक बना। उसके बाद हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन करा है उसने वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय दिया गया है। ठीक है, ये दिया है, पर इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। क्योंकि गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कौन था? वो चंद्रगुप्त प्रथम था, परंतु यहाँ द्वितीय दिया है। इसलिए बहुत शांत मन से ऑप्शन को पढ़ लेना कि वहां पे द्वितीय है या प्रथम है। प्रथम ने किया है, द्वितीय ने नहीं किया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू गुप्त साम्राज्य खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हुआ क्लियर? ओके, थैंक्स।